हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना प्यारा चैनल एसके अचीवर नर्सेस क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे इवेंट ऑफ लेबर के बारे में। पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं कि लेबर का डेफिनेशंस के बारे में देख चुके हैं, लेबर के कॉजेज के बारे में देख चुके हैं, यूटोसिया डिस्टोसिया टर्म डिफाइन कर चुके हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे यूटोसिया किसको कहते हैं, डिस्टोसिया किसको कहेंगे। ट्रू लेबर पेन, फॉल्स लेबर पेन को देख चुके हैं एंड द स्टेजेज ऑफ लेबर को देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे इवेंट ऑफ द लेबर। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज इवेंट, देन सेकेंड स्टेज इवेंट को देखेंगे एंड देन थर्ड स्टेज इवेंट देखेंगे। फर्स्ट स्टेज इवेंट में हम लोग बात करते हैं फंडल डोमिनेंस। सबसे पहले ये पीछे बात बता दें कि अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और फर्स्ट वीडियो को देखिए, देन सेकंड वीडियो आप लोग समझिए। तो इवेंट बेसिकली समझना हमारे लिए कठिन हो जाता है क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल बेसिस पर रटते हैं। हमको समझने की कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि ये फंडल डोमिनेंस क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन क्या होता है, सर्वाइकल इन्फांसमेंट क्या होता है, सर्वाइकल डाइलेशंस क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडल डोमिनेंस। फंडल डोमिनेंस मींस क्या होता है, ऐसे आप समझे कि फंडल डोमिनेंस कह रहा है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फंडल डोमिनेंस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज जो फंडल डोमिनेंस होता है हमारा, उसमें क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होता है, जो हमारा यूट्रस होता है फंडस पार्ट में ट्यूबल ओस्टिया होता है, वो पेसमेकर होता है जहां से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है हमारा। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन डाउनवर्ड मूव करता है, फंडल डोमिनेंस। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है डाउनवर्ड मूव करता है। अब देखें डाउनवर्ड मूव करता है कैसे, जो फर्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन initiated from the upper segment of uterus fundus, contraction initiated from the tubal ostia, pacemaker of the uterus। अब क्या होते हैं, जो फंडल जो ट्यूबल ओस्टिया होता है वो क्या होता है, हमारा यूट्रस का पेस मेकर होता है। पेस मेकर जहां से हमारा कॉन्ट्रैक्शंस का वेव इनिशिएट होता है। और कॉन्ट्रैक्शंस क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे डाउनवर्ड मूव होता है, फीटस को डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए होता है। अब कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन कितना चाहिए हमको, ऑक्सीटोसिन देते हैं। ऑक्सीटोसिन मेनली कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट 2 इंटरनेशनल यूनिट इन 500 नॉर्मल सलाइन में हम लोग इसको देते हैं कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन के बाद क्या होता है हमारा, फंडल डोमिनेंस के बाद नेक्स्ट सेकेंड स्टेज आता है, इवेंट आता है हमारा फर्स्ट स्टेज में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो यूट्राइन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन समझने के लिए क्या होता है हमारा, कि जो यूट्रस होता है हमारा अपर सेगमेंट होता है एंड लोअर सेगमेंट होता है। अपर सेगमेंट हुआ, ये लोअर सेगमेंट हुआ। तो अपर सेगमेंट में क्या होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है। लेकिन जो लोअर सेगमेंट होता है यहाँ पर सर्कुलर मसल्स होते हैं। अब सर्कुलर मसल्स ये क्या करते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हुआ आपका, ये हमारा सर्कुलर, ये क्या करते हैं कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं एंड ये पैसिव रिलैक्सेशंस कराते हैं। एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस और पैसिव रिलैक्सेशंस कराने के दौरान क्या होता है कि ये यूट्रस जो होता है कॉन्ट्रैक्शंस होने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, देन कॉन्ट्रैक्शंस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। अब उसके बाद क्या होता है, ये रिंग जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच रिंग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल रिंग कहते हैं, फिजियोलॉजिकल रिंग। अब एनी पैथोलॉजिकल कंडीशंस, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन से इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो जाता है, इस रिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, इसका अदर नाम क्या होता है, बंडल रिंग या कॉन्ट्रैक्शन रिंग। बंडल रिंग या कॉन्ट्रैक्शन रिंग होता है।
अब बंडल रिंग और कंट्रैक्शन रिंग इसी को कहते हैं। अब जो अरेंजमेंट होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स का, इसे क्या कहते हैं? बकेट होल्डिंग फैशन। बकेट होल्डिंग फैशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? फंडल डोमिनेंस। पहला क्या देखें? फंडल डोमिनेंस। दूसरा क्या देखें? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फंडल डोमिनेंस में क्या होता था हमारा कि ट्यूबल ओस्टिया जो पेसमेकर है हमारा यूट्रस का, वहां से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है और लगातार डाउनवर्ड मूव करता है। क्यों? क्योंकि फीटस को अब टर्म फीटस हो गया तो उसे डिलीवरी की जरूरत है, उसको स्पेल आउट की जरूरत है, एक्सपेल आउट की जरूरत है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हुआ, फंडल डोमिनेंस। दूसरा क्या देखें? याद करते रहिए यहीं पर, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। अब आप लोग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन समझ चुके हैं, तो अब चलते हैं हम लोग थ्योरेटिकल चीजों को नजर डालते हैं। डायग्रामेटिक समझ गए आप लोग तो सबसे पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन समझने के लिए हमें देखना पड़ता है थ्योरेटिकल पार्ट। तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट जैसा हम लोग पढ़े, अपर सेगमेंट में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स फाइबर होता है जो कि थिक एंड शॉर्ट होते हैं, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में क्या होता है कि सर्कुलर थीन और लॉन्ग मसल्स फाइबर होता है। अब अपर यूट्राइन सेगमेंट में क्या करता है कि एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस कराता है, जो कि सर्कुलर मसल्स जो लोअर साइड पर सेगमेंट में है वो पैसिव रिलैक्सेशन करा रहा है। अब देखते हैं कि रिट्रैक्शंस क्या होता है। जैसे हमने कहा कि जब भी एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा, इसीलिए कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन कहेंगे, देन कॉन्ट्रैक्शन होगा। इस तरह बेबी डिसेंट डाउनवर्ड मूवमेंट करते रहता है। तो वही दिया है रिट्रैक्शन का मतलब इनकम्प्लीट रिलैक्सेशन आफ्टर द एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, द मसल्स फाइबर नर्व टोटली रिलैक्स्ड, सेपरेशन रिंग बिटवीन द अपर लोअर सेगमेंट यूट्रस नोन एज फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। वही क्या है कि जो भी सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में रिंग होगा उसी को क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल रिंग। और व्हेन द बेबी डज नॉट कम इन द लोअर यूट्राइन सेगमेंट केस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इट इज नोन एज पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। जब भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा इसमें बेबी डिसेंड डाउन नहीं होगा और मूवमेंट नहीं होगा, इसी को क्या कहते हैं? पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग या बंडल रिंग या कॉन्ट्रैक्शन रिंग कहते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर मसल्स फाइबर्स इज अ बकेट होल्डिंग के स्ट्रक्चर की तरह ये अरेंजमेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रेशर्स होता है कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान, क्या होता है? प्रेशर्स होने वाला है हमारा, जब नॉर्मल प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहता है तो इसका प्रेशर आपका क्या होता है? 20 mm ऑफ एजी मर्क्यूरी होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज लेबर में क्या होता है? ये 30 to 40 mm ऑफ एजी, और सेकेंड स्टेज जब एक्सपल्सन ऑफ बेबी की जरूरत होती है 30 to 40 बढ़कर 100 to 120 mm ऑफ एजी तक चला जाता है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके शिवा नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ही आपके लिए बेस्ट तरीका से बेस्ट कॉन्सेप्ट लाते रहे और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर क्या क्या? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन इन अपर सेगमेंट, रिलैक्स लोअर सेगमेंट। इन लोअर सेगमेंट क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन इन रिट्रैक्शन इन अपर सेगमेंट इज रिलैक्स एंड लोअर सेगमेंट, एक्टिव कोऑर्डिनेशन in between upper and lower uterine segment uterus is called polarity of uterus। मीन्स क्या कह रहा है कि जब भी हमारा डायग्राम से समझते हैं अपर पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लोअर पार्ट में रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस कहते हैं। पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस कहते हैं। टू मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ यूट्रस ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क एज नोन एज द इंडक्शन ऑफ लेबर। जो भी ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है? उसको नोन एज द इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर के ऊपर सेपरेट लेक्चर हम लोग देखेंगे, तो इसका टर्म को हम लोग आगे समझेंगे, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि इर्गोट डेरिवेटिव क्या होता है। यूज द बोथ इर्गोमेट्रीन मार्कर ले रहे हैं। यूज बोथ इर्गोमेट्रीन एंड मेथार्जिन डज नॉट मेंटेन द पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस।
अगर यूट्रस हमारा पोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर रहा है अपर एंड लोअर सेगमेंट के बीच, तो तब यह क्या यूज करेंगे, इर्गोट ड्रेविटीज, जिसमें क्या आते हैं इर्गोमेट्रिन मेथार्जिन मेडिकेशंस का यूज करेंगे जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द एंटेरियर शोल्डर। जब भी एंटेरियर शोल्डर का डिलीवरी हो जाता है पोलैरिटी मेंटेन कराने के लिए क्या करते हैं, इर्गोट ड्रेविटीज का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है हमारा, वही नोजिया, वोमिटिंग और हाइपरटेंशन। अब थर्ड स्टेज देखते हैं कि सर्वाइकल इन्फास्टमेंट क्या होता है। सर्वाइकल इन्फास्टमेंट को समझने के डायग्राम का यूज करते हैं। तो जो भी ये सर्विक्स मार्कर लेते हैं, जो भी ये सर्वाइकल कैनाल है और यहाँ पर आपका सर्कुलर मसल्स है, तो ये जो सर्वाइकल कैनाल है ये सर्कुलर मसल्स लोअर पार्ट में जो है इसमें मर्जिंग होने लगता है, इसका इसमें मर्जिंग होने लगता है। तो मर्जिंग होने की क्रिया को ही क्या कहते हैं कि सर्वाइकल इन्फास्टमेंट कहते हैं। और इसके दौरान क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ द म्यूकस प्लग जो ब्लडी क्लॉट डिस्चार्ज होता है सर्वाइकल वेजाइना के थ्रू, उसका डिस्चार्ज होता है। इसके बाद क्या होता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन कितना होता है, तो सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक सर्वाइकल डायलेशन होता है आफ्टर द सर्वाइकल इन्फास्टमेंट एंड द। इसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन। अब बैक ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है, चलिए हम लोग देख रहे हैं। सन ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन, जैसा कि आप लोग एनिमेशंस में देख रहे होंगे कि फॉर्मेशंस ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन क्या हो रहा है। तो फॉर्मेशंस ऑफ बैक मेम्ब्रेन में समझने के लिए इस एनिमेशन को ध्यान से एक बार देखिए फिर से। चलिए इसको समझने के लिए फिर से एक अपना डायग्राम यूज करते हैं। तो क्या होता है सबसे पहले फॉर्मेशंस ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन में, और फॉर्मेशंस ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जब भी फीटस हमारा डाउनवर्ड डिसेंट हो रहा है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि एमिनियोटिक मेम्ब्रेन जो होता है डाउनवर्ड शिफ्टिंग के कारण, बेबी के कारण ये पुश आउट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है हमारा जो भी हमारा एमिनियोटिक फ्लूइड होता है वो रिटेंड होता है। अब रिटेंड होने के बाद क्या करता है, अब कुछ प्रेजेंटिंग पार्ट की तरफ आता है, कुछ अपोजिट साइड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट की तरफ चला जाता है। तो प्रेजेंटिंग पार्ट की तरफ जो आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फोर वाटर एंड जो प्रेजेंटिंग पार्ट का अपोजिट साइड रहता है उसे हिंड वाटर कहते हैं। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हुआ हमारा। अब देखते हैं कि थ्योरेटिकल पार्ट में हमारा क्या दिया हुआ है। तो फॉर्मेशन ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन यहाँ रहा, दिया है ये कि ड्यू टू कंटिन्यूअस डाउनवर्ड शिफ्टिंग ऑफ द बेबी द एमिनियोटिक मेम्ब्रेन पुश आउटसाइड द सन ऑफ द एमिनियोटिक फ्लूइड retain in the front of the presenting part known as the forewater and the amniotic fluid behind the presenting part is known as hindwater। वहीं क्या क्या कर रहा है कि जो भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन डाउनवर्ड शिफ्टिंग कारण पुश आउट हुआ है वो क्या करता है फ्लूइड रिटेन करेगा, जो प्रेजेंटिंग पार्ट की तरफ होगा वो फोर वाटर के नाम से जाना जाएगा और जो अपोजिट साइड होगा वो हिंड वाटर के नाम से जाना जाएगा। अब देखते हैं कि इवेंट सेकेंड स्टेज का हमारा फर्स्ट स्टेज में इवेंट में क्या क्या पढ़े एक बार मेमोराइज करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, चलिए लिस्ट डाउन कीजिए आप लोग साथ साथ में। फंडल डोमिनेंस, फंडल डोमिनेंस के बाद क्या पढ़ें, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन के बाद में क्या पढ़े, सर्वाइकल इन्फास्टमेंट। सर्वाइकल इन्फास्टमेंट के बाद में क्या पढ़े, सर्वाइकल डायलेशन। सर्वाइकल डायलेशन के बारे में फिफ्थ क्या करें, फॉर्मेशंस ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन। फॉर्मेशंस ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन में आप लोग समझ क्या पढ़ना रहता है, सबसे पहले सेकेंड स्टेज में हम लोगों को क्या पढ़ना रहता है, फंडल डोमिनेंस हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज में, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन हो गया, सर्वाइकल इन्फास्टमेंट हो गया, सर्वाइकल डायलेशन हो गया एंड द फॉर्मेशन ऑफ बैक मेम्ब्रेन। तो सेकेंड स्टेज में सबसे पहले हमारा पढ़ना रहता है
फर्स्ट इंगेजमेंट, इंगेजमेंट के बाद में क्या पढ़ते हैं हम लोग, लिस्ट करते रहिए आप लोग। डिसेंट, डिसेंट के बाद में फ्लैक्सेशन, फ्लैक्सेशन के बाद में क्या पढ़ते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन के बाद में क्या पढ़ते हैं, क्राउनिंग पढ़ते हैं, क्राउनिंग के बाद में क्या पढ़ते हैं, एक्सटेंशन पढ़ते हैं, एक्सटेंशन के बाद में क्या पढ़ते हैं, रेस्टिट्यूशन पढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं, रोटेशंस ऑफ द फीटल हेड, इंटरनल रोटेशंस ऑफ द बॉडी एंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर पढ़ते हैं। देन यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेज खत्म हो जाता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि देखते हैं सेकेंड स्टेज को क्या करें, सीरीज ऑफ द मूवमेंट इवेंट दैट एडॉप्टेड बाय द फीटल हेड दैट हेल्प्स इन द एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, सीरीज ऑफ इवेंट ऐसी क्रिया जहां पर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस में जो भी क्रिया होती है, जो भी घटना होता है, उसी को हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ इवेंट कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर इंगेजमेंट, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं कि कैसे फीटल का हेड स्टेशन 0 पर आकर इंगेज करता है। तो फीटल हेड स्टेशन 0 द लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, जहाँ इस्चियल स्पाइन होता है हमारा फीमेल पेल्विस के स्टेशन 0 जिसे कहते हैं, वहां पर आकर इंगेज होगा डाउनवर्ड डिसेंट के दौरान। जब भी डिसेंट, अब डिसेंट क्या होता है, अब इस्चियल स्पाइन पर आ गया तो वहां से कंटिन्यूअस, अब फिर दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होगा, डिसेंट होगा। द कंटिन्यूअस स्टेप द डाउनवर्ड द डिसेंट इनटू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अब अपर यूट्राइन सेगमेंट से डिसेंट होकर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में स्टेशन 0 पर इस्चियल स्पाइन के पास आ गया, वहां से फर्दर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इस्चियल स्पाइन से +1 +2 +3 +4 5 तक डिसेंट होगा। अब डिसेंट होने के बाद में फिर क्या आता है, फ्लेक्सेशन। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन में क्या होता है, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस में जो कि सर्कुलर मसल्स हो रहा था, सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स तो था और सर्कुलर मसल्स था, यहाँ पर वो अपर थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करता था, ये रिलैक्सेशन करता था। तो दोनों अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स के कारण क्या हो रहा था यहाँ पर कि जो भी फीटल का हेड है वो चेस्ट के टुवर्ड्स फ्लेक्स होगा एंड चेस्ट के थ्रू होगा। अब क्या हो गया, अपर जो सेगमेंट है वो क्या लगा रहा है, प्रेशर डाउनवर्ड, एंड लोअर सेगमेंट में जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, पेरिनियल फ्लोर है, सर्विक्स है, पेरिनियल मसल्स है, ग्रेटर प्रेशर अगेंस्ट लगाएगा फीटल हेड में। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे चेस्ट की तरफ डिसेंट हुआ फीटल का हेड कि अपर यूट्राइन सेगमेंट प्रेशर लगाया डाउनवर्ड और लोअर यूट्राइन सेगमेंट लगाया अपवर्ड। इस तरीका से हमारा फ्लेक्सेशन कंप्लीट हुआ, जैसा कि आप लोग एनिमेशंस में देख रहे हैं। फ्लेक्सेशन ऑफ द हेड towards the chest, upper uterine contraction, downward muscles of the fetus and perineal floor and cervix, perineal muscles, greater muscles against the fetal head and the resistance, क्या दिखा है यहाँ पर, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर नेटवर्क गड़बड़ी के कारण, रेजिस्टेंस प्रेशर अप्लाई बाय द पेरिनियल मसल्स। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये तो फ्लेक्सेशन हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट हमारा इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्सेशन, इंटरनल रोटेशंस ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशंस ऑफ हेड को समझने के लिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जैसे अब जो फीटस का ऑक्सीपिट रीजन होना चाहिए वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटेरियर, राइट लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजेटियर, राइट ऑक्सीपिटो पोजेटियर, ट्रांसफर ऑक्सीपिटो पोजेटियर, ट्रांसफर ऑक्सीपिटो एंटेरियर। अब बॉडी का जो ऑक्सीपिट रीजन हो वो कहीं भी लाई कर सकता है
ऑक्सीपिटो पोजिटियर पे भी लाई सकता है, ट्रांसफर ऑक्सीपिटो पोजिटियर पे भी लाई कर सकता है। अगर ऑक्सीपिटो पोजिटियर पे है तो हमको क्या चाहिए कि जस्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिहाइंड हो, तो इसे कितना हेड को रोटेशन करना पड़ेगा 180 डिग्री। अब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हेड और बॉडी के बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो बॉडी कितना रोटेट करेगा, ये 180 डिग्री किया तो 135 डिग्री बॉडी का रोटेशन हुआ। अब लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजिटियर के पास है, तो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजिटियर से ऑक्सीपिटो इंटीरियर तक आने में क्या है 135 डिग्री। अब बॉडी को कितना करना पड़ेगा 135 ये करेगा तो 90 डिग्री बॉडी को रोटेशन करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार ट्रांसफर ऑक्सीपिटो इंटीरियर पर अगर बॉडी का ऑक्सीपिट है तो इसको लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पर आने के लिए कितना रोटेट करना पड़ेगा 90 डिग्री, और बॉडी को कितना रोटेट करना पड़ेगा 45 डिग्री, क्योंकि डिफरेंस है 45 डिग्री का। अब इधर से रोटेट करे चाहे इधर से रोटेट करे एंगल सेम पड़ेगा। अगर लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पर है तो हेड 45 डिग्री और बॉडी का रोटेशन नहीं होगा, 0 डिग्री का रोटेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी 45 डिग्री का डिफरेंस रह रहा है, तो इसको मेंटेन रखेगा। ये आप पढ़ें, क्या पढ़ें इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। अब देखें इसको हमको थ्योरेटिकल पार्ट में क्या कह रहा है, वही कहेगा जो हम लोगों ने पढ़ा। अब हाँ पहले देखते हैं कि पर्पस क्या होता है इंटरनल रोटेशन का। टू मेंटेन द ऑक्सीपिट एरिया जस्ट टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटो एंटेरियर। सही बात है, ऑक्सीपिटो एंटेरियर को मेंटेन करने के लिए सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आने के लिए ये रोटेशन होता है आफ्टर जस्ट बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस, दिया ही है। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड डिपेंड अपॉन द फीटल हेड पोजीशन। अब इंटरनल रोटेशन कितना हो रहा है डिपेंड करता है कि फीटल का हेड किस पोजीशन पर है। लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर पर है तो फीटल का हेड 45 डिग्री का रोटेशन होगा, लेफ्ट राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पर है तो 90 डिग्री का, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजिटियर पर है तो 135 डिग्री का रोटेशन हुआ। डिपेंड करता है कि उसका हेड कहाँ पर है। अगर हम अपने कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं तो हमको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हैं तो हमको 2 किलोमीटर ट्रॉलेज ट्रैवल करने के लिए चलना पड़ेगा। 3 किलोमीटर की दूरी पर रहे हैं तो हमको 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब डिपेंड करता है कि हम कहाँ पर हैं प्रेजेंट टाइम में, जितना जहाँ पर है वहां से हम डिस्टेंस तय करेंगे। वही हेड का सिनेरियो है, यहाँ पर हेड कहाँ पर है उतना रोटेशन होगा आपका। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, चार्ट को देखते हैं। वही कहा रहा है चार्ट जो हम लोगों ने देखा है। अगर फीटल का हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो, डायग्राम यहाँ पर बना ले रहे हैं फिर से समझने के लिए अच्छी तरह से। हाँ ऑक्सीपिटो इंटीरियर हुआ, यहाँ पर ऑक्सीपिटो पोजिटियर हुआ, यहाँ पर हुआ लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर, समझ लीजिए। ट्रांसफर हुआ एंड पोजिटियर हुआ, ये लेफ्ट साइड हुआ ये राइट साइड हुआ। अब बॉडी का हेड लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पर है, यहाँ पर है बेबी का हेड, इसको कितना रोटेट करना है 45 डिग्री। यहाँ पर है राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पर तो 45 डिग्री जहाँ पर भी है। अब 45 डिग्री का डिफरेंस होता है हेड और बॉडी के बीच में, तो बॉडी को रोटेट नहीं करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि अब बेबी का हेड क्या है राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पर है, राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसफर पर था 90 डिग्री, वैसे ही लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोजिटियर पर है तो 135 डिग्री एंड ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पर तो 180 डिग्री का होगा, और बॉडी का 45 डिग्री उससे कम होगा, क्योंकि 45 डिग्री का ऑलवेज डिफरेंस रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब हमारा इंटरनल रोटेशन को हेड हो गया। अब डिलीवरी ऑफ द हेड होगा क्राउनिंग। क्राउनिंग क्या कह रहा है, अब क्राउनिंग में हमारा क्या होता है कि हेड का डिलीवरी का समय आ गया रोटेशन होने के बाद। इसमें क्या होता है कि व्हेन हेड इज द विजिबल अबाउट द 3 to 4 सेंटीमीटर व्हेन द ट्रांसफर डायामीटर ऑफ द फीटल हेड मैक्सिमम। अब ट्रांसफर डायामीटर होता है जो भी हमारा इनलेट का, वो क्या होता है यहाँ पर
मैक्सिमम डाइलेशंस होता है, बाईपेराइटल डायामीटर भी मैक्सिमम होता है, इट अंटिल ई विल स्ट्रेस वल्वुलर आउटलेट। अब वल्वुलर आउटलेट में क्या होता है, इस दो हमारा डायमीटर मैक्सिमम होता है, ट्रांसफर डायमीटर एंड द बाईपेराइटल डायमीटर यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होता है। और हेड जो होता है 3 से 4 सेंटीमीटर हमारा विजिबल होने लगता है क्राउनिंग। अब उसके बाद क्या हमारा आया नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है चलिए देखते हैं। खैर हमारा वीडियो तो लंबा जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए समझे, इतना थ्योरी हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारा हेड विजिबल होने लगा, तो एक्सटेंशन में हमारा क्या होगा, हेड विजिबल होने के बाद अब डिलीवरी की जरूरत है। इसमें इतना याद रखते हैं हम लोग कि जो भी हमारा डायग्राम की तरफ समझते हैं, ये मसल्स हुआ सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर। सर्कुलर मसल्स भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और ये क्या लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों तो फोर्स न्यूट्रल हो गया। फिर हमारा बेबी का हेड का डिलीवरी कैसे हो गया, समझने की बात है यहाँ पर। ये फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ लगा, तो न्यूट्रलाइज फोर्स कर दिया। तो डिलीवरी हमारा कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, और एक चीज, जो पेल्विक फ्लोर मसल्स और इसके नीचे में जो होता है पेल्विक फ्लोर मसल्स और पेरिनियल मसल्स, वो और फसल प्रेशर लगाते हैं अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। अपवर्ड ऊपर की तरफ एंड आगे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, तो यही एक प्रेशर जो है हमारा कॉन्ट्रैक्शंस को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा, इनिशिएट करेगा। ये तो प्रेशर हमारा न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन ये प्रेशर जब भी, इसको समझने की बात ये है, ऐसे समझते हैं कि जब भी ये प्रेशर जो है हमारा कलम की तरह समझते हैं, जब भी प्रेशर से ऊपर की तरफ और आगे की तरफ लगाया, तो जो मसल्स ये यूट्रस है ऐसे है, ये आगे की तरफ ऐसे है, तो ये आगे की तरफ फसल लगाया, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ट्यूबल ओस्टिया को ट्रिगर किया और यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन फिर डाउनवर्ड की तरफ हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, जो कि इसे यही जो मसल्स है हमारा रेस्टिट्यूशन में डिलीवरी ऑफ द हेड कराने में मदद करता है। अब नेक्स्ट हमारा समझते हैं डिलीवरी ऑफ हेड होने के बाद इंटरनल रोटेशंस ऑफ द एक्सटेंशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक्सटेंशन के बाद में रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन में यही क्या कराएगा, डिलीवरी ऑफ। अब रेस्टिट्यूशन को देख लेंगे, तो मूवमेंट जस्ट अपोजिट टुवर्ड्स द इंटरनल। रेस्टिट्यूशन में क्या हुआ, जो भी हमारा मूवमेंट हुआ है, तो चलिए रेस्टिट्यूशन को देखते हैं एक्सटेंशन के बाद। तो हाँ रेस्टिट्यूशन देखिए, रेस्टिट्यूशन में क्या कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ जस्ट अपोजिट टू द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। जो भी हमारा हेड है उसका इंटरनल रोटेशन हो रहा है, उसके अपोजिट 45 डिग्री रोटेशन होगा। क्यों, क्योंकि जो एंगल्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, बॉडी और हेड के बीच एंगल है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रोटेशन रेस्टिट्यूशन होगा। रोटेशन ऑफ फीडर हेड इज ऑलवेज 45 डिग्री। नाउ द फेस कमिंग टुवर्ड्स द थाई, जो फेस होगा वो टुवर्ड्स द थाई होगा, एंड ऑक्सीपुट रीजन कमिंग टुवर्ड्स द अनदर थाई, एंड ईयर इज द ऑब्लिक्वली। ईयर जो होगा ऑब्लिक्वली होगा, और जो सिंसीपुट होगा वो एनस के साइड होगा, और ऑक्सीपुट रीजन होगा जो कमिंग टुवर्ड्स द अनदर थाई, फेस टुवर्ड्स द थाई, एक थाई के पीस, और जो ऑक्सीपुट होगा अनदर थाई के ऑब्लिकली होगा। अब क्या कह रहा है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द बॉडी। अब बॉडी का इंटरनल रोटेशन कैसे हो रहा है, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। अब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड टू प्लेस द शोल्डर एंटीरियरली एंड द another shoulder is placed posteriorly. Interior rotation of shoulder is about 45 degree now.
face towards the one thigh and occiput region towards the another thigh, ear towards the up down डायरेक्शन। अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर, क्या कह रहा है समझने की बात है। जैसे कि स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, अब यहाँ पर ऑक्सीपिटो इंटीरियर पर हेड आ गया है, तो कहा है कि हेड और बॉडी के बीच में 45 डिग्री का एंगल रहता है। तो हमारा शोल्डर की तो राइट ऑक्सीपिटो इंटीरियर के पास है या लेफ्ट ऑक्सीपिटो इंटीरियर के पास है। तो हेड डिलीवरी हो गया, तो डिलीवरी हमारा किसका जरूरत है, शोल्डर का। तो ये 45 डिग्री का रोटेशन फिर तो होना ही है, तभी तो हेड हमारा शोल्डर डिलीवर हो पाएगा। तो जो हम लोग पहले बता चुके हैं कि जो शोल्डर और हेड के बीच में डिस्टेंस रहता है वो 45 डिग्री का रहता है। तो शोल्डर का डिलीवरी तो होना ही है, तो इसीलिए इसका 45 डिग्री का रोटेशन होगा। अब डिलीवरी ऑफ शोल्डर, अब रोटेशन 45 डिग्री के होने के कारण क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप 9th में क्या होगा, डिलीवरी ऑफ शोल्डर होगा। नाउ द होल्ड द बेबी हेड हैंड, अब हैंड से बेबी का जो हेड है उसको हम लोग होल्ड कर लेंगे। डिलीवरी द इंटीरियर शोल्डर बाय पुलिंग द लाइटली डाउनवर्ड एंड देन लाइटली पुल आउट कर हम डाउनवर्ड डिलीवरी कराएंगे। एंड पोस्टीरियरी शोल्डर ऑफ द फॉरवर्ड एंड प्रेशर एंड इंटायर बॉडी विथ द अपवर्ड प्रेशर। पोस्टीरियरी जो शोल्डर है उसको फॉरवर्ड प्रेशर लगाएंगे और इंटीरियर बॉडी जो है डिलीवर अपवर्ड प्रेशर लगाएंगे एंड लेटरल फ्लेक्सिबल मेथड से डिलीवरी कराया करेंगे। अब थर्ड स्टेज का हमारा इवेंट क्या होता है, वहीं आप लोग पहले देख चुके हैं। थर्ड स्टेज का इवेंट प्लासेंटा सेपरेशन एंड डिसेंट एंड एक्सपल्सन। प्लासेंटा सेपरेशन एंड डिसेंट एंड डिलीवरी ऑफ बेबी हो गया, तो प्लासेंटा का सेपरेशन होगा एंड डिसेंट एंड एक्सपल्सन होगा। अब इसमें बताएंगे यहाँ पर मेथड ड्यूकन और सुजाल्ट मेथड क्या होता है प्लासेंटा सेपरेशन में, कमेंट करके जल्दी से बताइए। और मैनेजमेंट के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जल्दी ही हमारा मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो आ जाएगा कल तक, और वो भी आप लोग देख चुके होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड वीडियो कंप्लीटली किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आप देख कर जाएंगे तो आप फोड़ कर आएंगे, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं और ही ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो नंबर 3 के साथ।